ट्रिकल। ओके, तो अगर हमें, हाँ, तो अगर हमें जॉन टेलर इफेक्ट में किसी भी टाइप का कोई डिस्टॉर्शन अगर नहीं मिलता है तो हमारे पास में सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिलिंग्स होनी चाहिए। और सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिलिंग्स किस किस की होनी चाहिए? जो T2G सेट है वो भी सिमेट्रिकल होना चाहिए, और साथ के साथ जो EG सेट है वो भी सिमेट्रिकल होना चाहिए। चाहिए। ठीक है, अब जरा मुझे एग्जाम्पल बताओ कि अगर हम नो डिस्टॉर्शन चाहते हैं और T2G सिमेट्रिकल और EG सिमेट्रिकल, अगर हम कौन सा डी सिस्टम लें जिसमें आपको जो T2G है और EG है वो सिमेट्रिकल मिल जाए। अगर आपके पास में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो आपको क्या लेना चाहिए, और अगर आपके पास में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो आपको किस तरह के जो T2G और EG सिमेट्रिकल सेट्स हैं वो चाहिए? बताओ जरा, बता सकते हो या नहीं? सब एक लिगेंड में D3, D5, D8, D10, कौन सा? D3, D5, हाई स्पीड, हाई स्पिन या लो स्पिन, किसकी बात कर रहे हो? पहले हाई स्पिन की बात सब कर। एक हाई स्पिन वीक फील्ड लिगेंड। ओके, हाई स्पिन या वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं इसमें आपके पास में सबसे पहला जो होता है वो होता है D0। ठीक यस है ना? सर। ये सिमेट्रिकल होता है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी भरा हुआ नहीं है। तो आप यहाँ पर D0 का मतलब हो गया कि T2G जो है वो भी 0 है और जो EG है वो भी 0 है। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका। दूसरा, अगर आप इसमें जो वीक फील्ड है उसमें बात कर रहे हैं हाई स्पिन में, दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा आपका, जैसे अभी श्वेता ने D3। बताया, D3। कि हमारे पास D3 हो। अब D3 को हम किस तरीके से फिल करें? D3 को हम फिल करते हैं इस T2G सेट में। ठीक है, तो इसके अंदर की फिलिंग को अगर हम देखें तो T2G3 और EG में 0 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हो। तो आप यहाँ पर बना करके दिखा दो कि साहब ये मैंने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। आपको मैंने बताया था कि हाफ फिल्ड होना चाहिए, फुल फिल्ड होना चाहिए या एम्प्टी होना चाहिए, तो वो सिमेट्रिकल होते हैं। तो यहाँ पर ये हाफ फिल्ड है इसलिए सिमेट्रिकल है, यहाँ पर ये एम्प्टी है इसलिए सिमेट्रिकल है। इसलिए ये दोनों ही क्या है? T2G और EG सेट दोनों ही सिमेट्रिकल हो गए। तो एक सेट आपके पास में ये हो गया। इसके अलावा आप D5 सिस्टम पे जा सकते हो। D5 सिस्टम में जाओगे तो क्या हो जाएगा? दोनों को सिमेट्रिकल कर दो, T2G को भी सिमेट्रिकल कर दो और EG को भी सिमेट्रिकल कर दो। 3 इलेक्ट्रॉन T2G में हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास में EG में हो गए। तो ये भी दोनों जो सेट है T2G और EG दोनों सिमेट्रिकल हैं। तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा? नो डिस्टॉर्शन केस हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो? इसके अलावा आप दे सकते हो। एक सेकेंड, मैं जरा इसको पहले यहाँ से हटाऊं फिर हम इस पर बाद में बात करेंगे। ठीक है ना? और क्या हो सकता है हमारे पास में? D8। हाँ, D8 हो सकता है, बिल्कुल सही है, D8 हो सकता है। D8 में आप क्या करोगे? D8 में आपने T2G 6 कर दिया और EG के अंदर आपने EG2। 2 ले लिए। तो आपने यहाँ पर इसकी पेयरिंग कर दी, ये पेयरिंग कर दी, ये पेयरिंग कर दी, ये पेयरिंग कर दी। तो T2G सेट जो है वो आपका सिमेट्रिकल सेट हो गया और ये आपके पास में EG जो है वो सिमेट्रिकल सेट है ही। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। इसके अलावा आपके पास में एक सिस्टम हो जाएगा जिसमें आप D10 लोगे, जिसमें आपके दोनों सेट्स जो है वो कंप्लीटली फिल्ड रहेंगे, T2G6 और EG4। ठीक है, तो EG4 इस तरह की कंडीशन हो जाएगी। तो ये भी T2G और EG दोनों सेट सिमेट्रिकल है। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके लिए बता सकते हो कि हाँ ये नो डिस्टॉर्शन वाले सेट्स हैं। इसी तरह से अगर हम लो स्पिन में जाएं जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड, जिसे आप बोलते हो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले, ठीक है ना, जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, तो इसमें आप किस तरीके से शो करोगे? कौन कौन से सेट इसमें हो सकते हैं? एक तो देखो यही वाला सेट हो सकता है जो हम, एक मिनट मैं इसको यहाँ से ये डिलीट कर दूं ताकि इसको हमें बनाने में बताने में इजी हो जाएगा। ठीक है,
ये हमारे पास में EG सेट, ये T2G सेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लो सिस्टम की। अब ये वो सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास किसी भी तरह की मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से आसानी से क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो सकती है। तो यहाँ पर कौन कौन से सिस्टम हो सकते हैं जो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल होंगे? तो सबसे पहला तो ये है कि एम्प्टी ही हो, तो जैसे आप D0, T2G0 और EG0 बोल सकते हो। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा यही हो सकता है, ये वाला। मैं बजाय दूसरा बनाने के मैं यही बता सकता हूँ आपको कि ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में 3 ये फील्ड हो जाएंगे एक एक करके। तो ये जो D3 सिस्टम है इसमें आपके पास में T2G3 और EG3 EG0 है, ये वाला सिस्टम हो सकता है। इसके अलावा आपको क्या हो सकता है, क्योंकि अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में हमने पहले ये D3 कर दिया, अब वापस से आप क्या करोगे, इसको पेयर कर दोगे। ये आपने यहाँ पे पेयर कर दिया तो ये D6 सिस्टम आपका हो गया। D6 सिस्टम में आप देखोगे कि T2G6 है और EG0 है, 0 दोनों से, हाँ, तो दोनों आपके पास में सिमेट्रिकल हो गए। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, ये एक सिमेट्रिकल तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इस वजह से जो अगला पेयरिंग हो इलेक्ट्रॉन, जाएगी। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका ये D10 सिस्टम जिसमें आप यहाँ पे T2G6 और EG4। तो इस तरह से आप जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है उसमें नो डिस्टॉर्शन की जो कंडीशन है वो बता सकते हो। इसी तरह से कल हमने एक और चीज कही थी कि अगर आपके पास में स्लाइट डिस्टॉर्शन हो, नो डिस्टॉर्शन की जगह थोड़ा सा डिस्टॉर्शन अगर आपको कहीं पर मिलता है, जिसे आप बोलते हो स्लाइट डिस्टॉर्शन, स्लाइट डिस्टॉर्शन। तो अगर ये स्लाइट डिस्टॉर्शन अगर आपको देना है तो आप किस तरीके से दे सकते हो, कौन कौन से इसमें होने चाहिए? तो मैंने आपको बताया था स्लाइट डिस्टॉर्शन जब होता है जब आपके पास में जो T2G सेट है वो कैसा हो, अनसिमेट्रिकल हो। T2G सेट कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर ये T2G सेट आपके पास में अनसिमेट्रिकल है तो वहां आपका जो डिस्टॉर्शन है वो कैसा होगा, स्लाइट डिस्टॉर्शन हो जाएगा। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पर वापस इसको यहाँ देखो कि डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको किस तरीके से फिल किया जाए, तो ये दोनों सेट्स हमारे पास में यहाँ पर अवेलेबल है। अब इन दोनों सेट्स में आप इलेक्ट्रॉन फिल करो, देखो, और अभी आप लोगों के सामने ये आ जाएगा स्लाइड डिस्टॉर्शन। तो पहले हम स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड वो होता है जो जल्दी पेयरिंग करता है। तो अनसिमेट्रिकल T2G, तो अनसिमेट्रिकल T2G क्या हो सकता है? अनसिमेट्रिकल T2G देखो पहले तो ये हो सकता है, तो ये D1 सिस्टम हो गया आपका, ठीक है, जिसमें T2G के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फिल है। इसी तरह से यहाँ पर T2G में 2 इलेक्ट्रॉन अगर फिल होते हैं तो जो D2 सिस्टम है वो भी आपका अनसिमेट्रिकल है और EG तो 0 रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हम फिल कर रहे हैं यहीं से देखो, मैं बजाय इसके लिखने के यही आपको बता रहा हूँ। तो ये T2G1 वाला EG0 और T2G2 EG0, ये दोनों ही स्लाइड डिस्टॉर्शन आपके देंगे। इस तरह से जब आप यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन भरो तो देखो ये सिमेट्रिकल हो गया, जबकि हमें सिमेट्रिकल नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एक और इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो D3 वाला जो होगा वो शो नहीं करेगा। D4 वाले पर आ जाओ तो D4 इस तरीके से हो जाएगा, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया, तो ये D4 जो है वो शो करने लगेगा। तो ये शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं, ये शो करने लगेगा। यहाँ पर अब EG में अभी हम जा ही नहीं रहे, EG हमेशा अभी भी 0 है, ठीक है। अब हम T2G5 पर जाएंगे, तो T2G5 जो है वो D5 सिस्टम है, ये भी अनसिमेट्रिकल है और ये भी क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर D6 सिस्टम पे जाएंगे इस तरीके से। तो ये जो सिस्टम है, अब ये देखो ये सिमेट्रिकल हो गया, अब सिमेट्रिकल हो गया तो ये शो नहीं करेगा, तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि D6 जो है वो सॉरी D6 जो है वो शो नहीं करता है। इस तरह से अब हम जाएंगे D7 पे, तो D7 में हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो देखो ये तो सिमेट्रिकल है लेकिन ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें T2G अनसिमेट्रिकल चाहिए था। तो इस वजह से ये जो सिस्टम है जो D1 से लेकर के और D5 तक में, D1 D2 D4 D5, ये चारों जो सिस्टम्स हैं ये स्लाइड
डिस्टॉर्शन शो करेंगे, बाकी के जो और हैं वो स्लाइड डिस्टॉर्शन नहीं शो करेंगे। किसके लिए? फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड। लेकिन अगर आप इसी को हम आगे लें और हम यहाँ बात करें इसकी, यहाँ पर एक और सिस्टम हम लेकर के और एग्जाम देखते हैं कि ये आपके पास में दोनों सेट्स हैं, ये T2G और ये EG सेट। और यहाँ पर अगर हमने वीक फील्ड लिया हुआ है, ठीक है ना, वीक फील्ड लिया हुआ है, तो किस तरीके से ये शो करेगा? तो वीक फील्ड में आप यहाँ देखो, सबसे पहले तो आप वापस यहीं आओगे। अब आपको इसको नहीं छेड़ना है, इसको नहीं छेड़ना है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे पता है कि T2G के अंदर ही अनसिमेट्रिकल होगा, तभी हमें देखना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो देखो यहाँ पे जो D1 सिस्टम है, एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये D1 ये शो करने लगेगा क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है। D2 में अगर हम जाते हैं वीक फील्ड में, तो D2 सिस्टम के अंदर ये शो करने लगेगा, जिसमें T2G में 2 है और EG में 0 है। इस तरह से जब हम इस पर जाते हैं तो ये जो D3 है ये शो नहीं करेगा। इसी तरह से जब हम D4 में जाते हैं, अब देखो ये वीक फील्ड है, तो वीक फील्ड वाले अब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। अभी हम कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वीक फील्ड के अंदर जो D4 सिस्टम है वो क्या है? अनसिमेट्रिकल, सॉरी कैसा है? सिमेट्रिकल है EG। हम D5 में जाएंगे, ये D5 में शो नहीं कर रहा, और D5 में जाएंगे, ये D5 ये सिमेट्रिकल हो गए तो नहीं करेगा। अब D6 में, ठीक है ना, D6 क्या होगा? यहाँ से पेयरिंग शुरू करता है, तो D6 आपका शो करेगा, ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। तो इसको आप बोलोगे कि T2 है वो तो हो गया 4 और EG है 2। तो ये सिस्टम है, ये शो करने लगे। इसके बाद में हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करेंगे, D7 सिस्टम, तो हम D7 लिखा। अब D7 में ये अभी तक अनसिमेट्रिकल है, तो ये शो करेगा, तो ये आपका G5 हो जाएगा, G2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो ये D8 सिस्टम हो जाएगा। अब D8 सिस्टम में ये सिमेट्रिकल हो गया T2G, इस वजह से ये शो नहीं करेगा। अब ये हमेशा सिमेट्रिकल रहेगा, चाहे हम D9 पे चले जाएं या D10 पे चले जाएं। D9 और D3 ये शो नहीं करेंगे। तो आपके पास में सिस्टम आ गया D1 D2 और सिस्टम आ गया D6 D7 वीक फील्ड के लिए, जो है स्लाइड करते हैं, ठीक है। श्वेता है, शिवानी प्लीज अपना माइक ऑफ करो। शिवानी माइक ऑफ कर बेटा। तो आप लोगों को ये स्लाइड डिस्टॉर्शन वाली चीज समझ में आ गई। ऐसे ही अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए लेंगे, सॉरी क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन को आप यहाँ पर देख लो। अब आप बताओ मुझे स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन में किस किस तरह की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन है, इसको अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आप d ऑर्बिटल्स की बात करते हो, यहाँ पर आप स्प्लिट कर देते हो T2G सेट में और EG सेट में, और ये आपका हो गया T2G और ये हो गया आपका EG सेट। अब मुझे जरा यहाँ पर बताओ करके कि आप किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग जो सिस्टम्स हैं जो आपके पास में, अब हाँ ये यहाँ पर कब होगा? ये तब होगा जब EG जो है वो अनसिमेट्रिकल, अगर EG अनसिमेट्रिकल होता है तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन आपको मिलता है। रीजन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर D1 सिस्टम, D2 सिस्टम, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10, ठीक है ना। इसकी हम बात कर लेते हैं, ये D10, ठीक है ना। तो अब आप मुझे जरा बताओ फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड की। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा D1 सिस्टम में? क्या ये शो करेगा या नहीं शो करेगा? तो हम यहाँ पर बताना शुरू करो। आप स्ट्रॉन्ग फील्ड की आप बात कर रहे हो, तो देखो जब हम इसको फिल करेंगे तो इसकी अनसिमेट्री से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है।
तो जब हम D1 करेंगे, D2 करेंगे, D3 करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पहले हम स्ट्रॉन्ग फील्ड की डिस्कशन कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड की, फिर D4 करेंगे, D5 करेंगे, D6 करेंगे, यहां तक D1 से लेकर के D6 तक जो T2G है उसमें ही चेंज हो रहे हैं, ये हमेशा सिमेट्रिकल है, और ये जब तक सिमेट्रिकल रहेगा EG, तब तक हम यहाँ पर शो नहीं कर सकते कि ये स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन दिखाएगा। इसलिए D1 से लेकर के D6 तक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन शो नहीं करता है। अब हम बात करेंगे D7 की। अब हम D7 में जैसे ही यहाँ पर पहुंचेंगे, ये 6 तो हमारे यहाँ फिल है, अब D7 में जैसे ही पहुंचेंगे वैसे ही ये जो EG सेट है वो सिमेट्रिकल की जगह कैसा हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल। और जैसे ही अनसिमेट्रिकल होता है इसका मतलब ये है कि ये शो करने लगेगा। तो इसका आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे आप T2G6 EG1। तो T2G6 और EG1 जो है वो आपका शो करने लगता है। इसी तरह से और कैसे शो करेगा, और ये शो करेगा जब आप यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन और फिल कर दोगे, एक इलेक्ट्रॉन और फिल कर दोगे तो D8 कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पर ये फिर सिमेट्रिकल हो जाएगा और ये शो नहीं करेगा। इसके बाद हम D9 पे जाएंगे, और D9 पे जाएंगे तो ये D9 इस तरीके से हो जाएगा, ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, और ये यहाँ पर हम लिख देंगे 6 3। तो इस तरह से ये जो आपका सिस्टम है वो शो करने लगेगा। D10 में फिर से दोनों सिमेट्रिकल हो जाएंगे, इसलिए स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन की जगह वो नो डिस्टॉर्शन शो करेगा। ठीक है, सो ये शो नहीं करते। इसी तरह से जब आप वीक फील्ड में जाते हो, वीक फील्ड में जब जाओगे तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे जरा वीक फील्ड के लिए बना लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूं। यहाँ पे हम वीक फील्ड के लिए बना लेते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास में T2G है और ये हमारे पास EG है। तो अब आप मुझे जरा बताओ कि क्या ये शो करेगा D1 से लेकर के D, तो आपको यहाँ पर अनसिमेट्रिकल दिखाना है। इसका मतलब क्या है कि वीक फील्ड की भी अगर आप बात करते हो तो वीक फील्ड में जब ये 1 2 3 इसके बाद वीक फील्ड होगा तो पेयरिंग करेगा नहीं, इसलिए D4 में चला जाएगा। यहाँ पर ये तो सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो D4 कंडीशन है ये शो करने लगेगी कब, जब हम इसको वीक फील्ड लेंगे। तो हम इस तरफ जो है वो वीक फील्ड से शो कर देते हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे। तो हम यहाँ पे D3 तक तो ये शो नहीं करेगा, लेकिन D4 में जाकर के शो करने लगेगा। ऐसे ही जब हम D5 पे जाएंगे तो D5 में कंडीशन हमारी ये हो जाएगी, अब ये दोनों सिमेट्रिकल हो गए तो ये नहीं दिखाएगा। अब हम यहाँ पर लेते हैं, अब नेक्स्ट कंडीशन जब हमारी आएगी तो यहाँ पर अब तक ये सिमेट्रिकल रहेगा, सिमेट्रिकल रहेगा तो ये शो नहीं करेगा। फिर हम नेक्स्ट और एक एक इलेक्ट्रॉन डाल लेंगे, तभी भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तभी भी ये जो EG है वो सिमेट्रिकल ही है, इसलिए फिर हम एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो करेंगे। तो टोटल कुल मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन तक जब ये फिल हो जाएंगे तो ये शो नहीं करेगा। जब हम D9 पे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से फिल होगा और ये यहाँ पर शो करने लगेगा, ठीक है। और जब D10 पे चले जाएंगे तो यहाँ ये फिर शो नहीं करेगा। तो ये और ये इस तरीके से आप अलग अलग सिस्टम्स में और स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, स्लाइट डिस्टॉर्शन और नो डिस्टॉर्शन को बता सकते हो कि कौन सा कंपाउंड किस तरीके का है और किस तरह से वो डिस्टॉर्शन वहां पर जो हमारी ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री थी, उस ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री में जो अलग अलग लिगेंड्स इसके जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड्स, वो किस तरह से आपके डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है या वो रेगुलर फॉर्म में है, इस बात को आप इस जॉन टेलर थ्योरम से इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। अभी अभी मैं समझता हूँ आप लोगों को सभी को जो जॉन टेलर इफेक्ट है वो सभी को समझ में आ गया होगा। क्या सबको समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया, ये ओके, अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर आपसे एक एग्जाम्पल डिस्कस करना चाहता हूँ और उसमें कुछ चीजें हम जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट या डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। जो भी अब तक हमने पढ़ा है उस पढ़े हुए कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, ठीक है। सो ये मेरे पास में एक कंपाउंड है। सबसे पहले तो इसका नाम मुझे कौन बताएगा?
कोई बता सकता है इसका नाम? FeCN6 4 माइनस, नाम बताओ इसका जरा। जल्दी। नंदिनी, देखो कल मैंने क्लास, हाँ वेरी गुड, बताओ जल्दी। हेक्साफेरोसाइनाइड। ये तो इसका IUPAC नहीं है। IUPAC नोमेनक्लेचर जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं? अगर ये कॉम्प्लेक्स आयन है तो यहाँ पे लिगेंड को सबसे पहले नाम दोगे, ये जो लिगेंड है, उसके बाद मेटल को दोगे। तो लिगेंड है आपका साइनो, और कितना है? 6, इसलिए सबसे पहले हेक्सा साइनो, और उसके बाद में मेटल। अब मेटल के यहाँ पर इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसलिए यहाँ पर ये फेरम का फेरेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फेरेट। फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप यहाँ पर देखते हो तो इसका X है, इसका -6 हो गया क्योंकि -1 देता है, और 6 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे और ये यहाँ पर हो जाएगा 4 इसको जब करेंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, इक्वल्स टू -4 है। जब x को इस तरफ लेंगे यहाँ पर वैल्यू को, तो ये +6 हो जाएगी, -4 +2, तो ये जो x की जो वैल्यू है, जो इसके ऊपर चार्ज है, वो 2 आ गया, तो आप यहाँ पर 2 लिख दोगे। तो इस तरह से हेक्सासाइनोफेरेट 2 इसका नाम हो गया। अब इस हेक्सासाइनोफेरेट 2 में आप मुझे बताओ कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर है। वैसे तो आप लोगों को पता चल गया कि जब इसमें 6 लिगेंड्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो ये 6 लिगेंड्स का मतलब है कि ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा, ठीक है। लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो उस हाइब्रिडाइजेशन को निकालो। तो हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सेंट्रल मेटल एटम जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो हमारा सेंट्रल मेटल एटम इसमें क्या है? आयरन। तो ये हमने आयरन इसका सेंट्रल मेटल एटम ले लिया। अब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 26। तो हमने ये 26 लिया, और अब हम इसको देखेंगे कि सब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p 6 3s 2 3p 6 4s, सॉरी 3d में चलो पहले, 3d और 4s2। तो इस तरह से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो आप यहाँ पर, हमें पता है कि Fe जो है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये हमने अभी यहाँ पर निकाला है, ये ठीक है ना। तो यहाँ Fe जो 2+ है, अगर हमको ये लिखना हो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम इसी तरह से हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और 2 इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे वो आउटर मोस्ट शेल में से जाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये यहाँ पर 6 रहेगा। हमें ये, क्योंकि अंदर के ऑर्बिटल्स हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इनसे मतलब है 3D से। एक तो हमारे पास ये 3D है, और ये हमारे पास में 4s है, ठीक है। सो ये आपका 3D और ये 4s। अब ये जो 3D 4s है, इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन आप फिल करोगे अकॉर्डिंग टू वुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल। सबसे पहले ये अनपेयर्ड रहेंगे, उसके बाद में 6 इलेक्ट्रॉन ये आएगा तो पेयर्ड हो जाएगा। ये एम्प्टी रहेगा, यहाँ पर ये 0 है और यहाँ पर ये 6 है, ठीक है। सो इस तरह से आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। अभी तक तो ये क्या था? फ्री एटम, फ्री आयन, सॉरी, ये जो Fe जो 2+ है ये फ्री आयन था। लेकिन अब इसके पास में क्या आने लगेंगे? अब इसके पास में लिगेंड्स आना शुरू करेंगे। तो ये जो आपके पास में Fe है, इसकी ये जो 6 इसकी जो एक्सेसेस हैं, इन पर लिगेंड्स आना शुरू करेंगे, और ये CN ये CN ये CN ये CN और ये 6 लिगेंड्स जो है उसके पास में आ जाएंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल शेप इसकी होती है, तो आप तुरंत यहाँ पर बता दोगे कि इसकी शेप जो है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। लेकिन दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे कह रहा था कि यहाँ जब लिगेंड आना शुरू करेंगे
तो अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब ये जब हाइब्रिडाइज होगा तो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको रीअरेंज करेगा। अब रीअरेंज करने के लिए जो लिगेंड आपने काम में लिया है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर बहुत, यहाँ पर क्या होगा, क्रिएट होगा। अब पहली बात तो ये है कि जैसे ही लिगेंड यहाँ पर आना शुरू करेगा तो ये जो डी ऑर्बिटल्स जो डिजेनरेट थे वो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। अब क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री है इसलिए T2G की एनर्जी कम होगी और Eg की एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। तो ये हमने यहाँ पर फिल कर दिए। अब ये जो आपके डी ऑर्बिटल्स थे, जिस डी ऑर्बिटल में आपने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हुए थे, वो आप अब इन दो सेट्स में जो ये डिवाइड हुआ है इसमें आपको फिल करने पड़ेंगे। अब Cn जो लिगेंड है उसकी जो नेचर है वो कैसी है, वो होता है कैसा, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। कैसा लिगेंड होता है ये, स्ट्रॉन्ग फील्ड। ओके स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो ये आपके पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है Cn। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आप फिल करोगे पहले, तो आपका 1 2 3 और स्ट्रॉन्ग फील्ड है इसलिए वो जो इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है वो होने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डेल नॉट की जो वैल्यू है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम होती है जो आसानी से अटेन हो जाती है और यहाँ पे पेयरिंग शुरू हो जाती है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से पेयर्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर इस सिस्टम से ये जो आपके पास में आया है ये आया है T2G6 Eg0, इस टाइप का ये कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहाँ पर कुछ यहाँ हम कंक्लूजन्स निकालते हैं। तो पहला कंक्लूजन तो ये निकला कि यहाँ पे सभी पेयर्ड है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कैसे इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से सबसे पहले तो इसका जो मैग्नेटिज्म है वो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा डाया मैग्नेटिक। तो ये कंपाउंड जो है वो डायमैग्नेटिक नेचर का है। दूसरा, अगर हम इसके इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो देखो ये भी सिमेट्रिकल है T2G6 और जो Eg2 है ये भी सिमेट्रिकल है। तो ये दोनों ही क्या है, सिमेट्रिकल है, जिसकी वजह से ये कैसा कंपाउंड बनाएगा, एक रेगुलर शेप जो ऑक्टाहेड्रल की है वो इसमें आएगी क्योंकि इसमें किसी भी टाइप का कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई हमें। अगर हम इसकी CFSE की वैल्यू कैलकुलेट करें, अगर हम इसकी यहाँ पर CFSE की वैल्यू कैलकुलेट करें तो जरा मुझे CFSE की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करके दिखाओ कि कैसे होगी। तो CFSE की वैल्यू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए जब आप निकालते हो तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी वैल्यू आएगी दिस मल्टीप्लाइड बाय m प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय n और डेल नॉट से, क्योंकि इसकी ऑक्टाहेड्रल के लिए आप निकाल रहे हो, ठीक है ना, और प्लस पेयरिंग एनर्जी और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर। ठीक है ना, तो ये नंबर ऑफ पेयर्स हो गए, ये आपकी पेयरिंग एनर्जी हो गई। तो इस तरह से, और यहाँ पर आप अगर इसको यहाँ देखोगे तो ये -0.4 डेल नॉट है और इसको अगर आप यहाँ देखते हो तो ये +0.6 डेल। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पर ये हो गया -0.4 m में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, Eg सेट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप यहाँ पे लिख दोगे 6 प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय n में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 0, तो यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर बना दिया, ये आपका डेल नॉट हो गया। अब पेयरिंग एनर्जी जो है वो हमें मालूम नहीं है और नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कितने पेयर्स हैं, 3 पेयर है, तो ये 3 पेयर लिखिए। इस तरह से अब हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये हो जाएगा -2.4 प्लस ये हो जाएगी 0 और ये हो जाएगा इसका डेल नॉट प्लस ये क्या हो गया, ये 3p, ये 3p इक्वल्स टू, अब यहाँ पर इसको देखोगे तो ये -2.4 डेल नॉट प्लस 3p, ये इसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट होकर के आ गई। तो इस तरह से आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिली कि जब आपने यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स को स्टडी किया
तो आपने इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज देखी कि इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फिर ये देखा कि किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, फिर लिगेंड्स को इसके पास में लेकर आए, लिगेंड पास में लेकर आए तो यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गई, स्प्लिटिंग हो गई तो ये दो सेट्स में डिवाइड हो गया, और दो सेट्स में जब ये डिवाइड हो जाता है तो अब यहाँ पर जो लिगेंड है वो बताएगा कि ये जो इसके पास में D6 जो सिस्टम था, ये 3D6 का, ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसीलिए यहाँ पर आपने यहाँ क्या कर दिया, सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भर करके फिर इसी की पेयरिंग की, यहाँ पर ये खाली रहा। ये सारी की सारी चीजें करने पर आपको यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी नजर आई कि ये डायमैग्नेटिक नेचर का है, इसमें किसी टाइप का कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, और इसकी CFSE की वैल्यू जो है वो कितनी है। तो ऐसे करके आप किसी भी सिस्टम को स्टडी कर सकते हो कि वो सिस्टम किस तरीके से और अपनी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है अकॉर्डिंग टू CFT या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो आई होप सो कि आप लोग सभी जो है इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि यहाँ पर किस तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उन पर आप CFT को कैसे अप्लाई करते हो, ठीक है। और कई बार आपसे कुछ कंपाउंड्स आपको दे दिए जाएंगे कि मान लो कि जैसे कि आपको एक कोई कंपाउंड दे दिया कि जैसे मान लीजिए कि यही है, ये कंपाउंड आपको दे दिया कि साहब ये कंपाउंड है, ठीक है ना, 4-। इसी तरह से एक कंपाउंड आप लोगों को दे दिया कि सब ये एक कंपाउंड है, ठीक है ना, और ये 4+ हो गया। इस तरह से एक कंपाउंड आप लोगों को दे दिया यहाँ कि ये एक कंपाउंड है, ठीक है ना। अब इन कंपाउंड में से वो पूछ सकता है आपसे कि पहला तो काम ये है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा हाँ, एक चीज और कि हमने यहाँ पे हाई स्पिन और लो स्पिन नहीं बताई। अब देखो यहाँ सभी पेयर्ड है और सभी पेयर्ड है, इसलिए ये जो कंपाउंड है हमारा हेक्सासाइनो टेट्रा सॉरी हेक्सासाइनोफेरेट, ये कैसा कंपाउंड हो गया, हाई स्पिन या लो स्पिन, क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये क्या हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर्टीज की और ये है, तो यहाँ पर इन तीनों कंपाउंड्स को लेकर के आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या आपसे कोई चीज पूछी जा सकती है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो पैरामैग्नेटिक नेचर का है या डायमैग्नेटिक, इनकी मैग्नेटिज्म के हिसाब से आप लोगों को से कुछ सवाल पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि कौन रेगुलर शेप बनाएगा, कौन डिस्टॉर्टेड शेप बनाएगा, या कौन स्ट्रांगली डिस्टॉर्टेड शेप बनाएगा, ठीक है ना। तो ये बातें पूछी जा सकती हैं। तो ऐसे करके कुछ कंपैरिजन कुछ कंपाउंड्स को दे करके और आपसे किए जा सकते हैं, तो वो वहां पर आप इजीली बता सकते हो कि कैसे वो जो कंपाउंड है वो अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज रखता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पूरी की पूरी जो CFT है वो समझ में आ गई होगी, और इस CFT में मेरे हिसाब से सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और उसके बाद में कुछ अगर आप लोगों की क्वेरीज होती हैं तो आप लोग बिल्कुल पूछना मुझसे कि उन क्वेरीज को किस तरह से हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ओके।